स्वागत है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अपूर्वा आपको अगस्त का करंट अफेयर पढ़ा रही थी। इससे पहले हमने राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ा, उसके अवार्ड्स वगैरह देखे और कुछ नेशनल करंट अफेयर पे हम बात कर रहे थे। आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर में आता है हमारा, आज मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करी है। इससे क्या है, आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा पढ़ने में, जल्दी अडेप्ट हो जाएगा ये लिखा हुआ। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेशन तरंग शक्ति। तरंग शक्ति एक अभ्यास है जो ये जितने भी अभ्यास है आपने देखे होंगे कि सेनाओं के बीच में अभ्यास होता है, कभी नौसेना का अभ्यास है, कभी थल सेना का अभ्यास है, इस तरीके से। तो जो तरंग शक्ति अभ्यास है ये द्विवार्षिक है, यानी कि साल में 2 बार आयोजित होता है। इसका जो फर्स्ट फेज था वो 6 से 14 अगस्त में तमिलनाडु में आयोजित हुआ था और दूसरा फेज 29 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में जोधपुर में आयोजित हुआ है, यानी कि राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ है ये। इस वजह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि भाई ऑपरेशन जो अभ्यास तरंग शक्ति है, सॉरी, ये पहला फेज तो इसका कहाँ आयोजित होता है, तमिलनाडु में, और दूसरा फेज इसका कहाँ आयोजित होता है, जोधपुर में। 2 फेज इसलिए आयोजित हुए हैं क्योंकि ये अभ्यास कैसा है, द्विवार्षिक, यानी कि साल में 2 बार होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लड वॉच इंडिया। तो फ्लड वॉच इंडिया नाम से देखो पता चल रहा है, फ्लड यानी क्या होता है, बाढ़, वॉच यानी नजर रखना, यानी बाढ़ पे नजर रखना। तो नजर रखने के लिए इन्होंने क्या किया, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है, केंद्रीय जल आयोग न्यू दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, 7 दिन पूर्व ही आपको बाढ़ की सूचना प्रोवाइड करा देगा। मतलब आपको 7 दिन पहले, बाढ़ आने के 7 दिन पहले ही बता दिया जाएगा कि भाई बाढ़ आने की संभावना है। तो ये किसके थ्रू किया जाएगा, ये एक मोबाइल ऐप है फ्लड वॉच इंडिया, और लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, केंद्रीय जल आयोग न्यू दिल्ली के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, तो ये छत्तीसगढ़ का है। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, इन दोनों को मिलाकर मर्ज कर बनाया गया है ये टाइगर रिजर्व। ये 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व और हुआ करते थे, जिनके नाम है इंद्रावती, उदंती सीता नदी और अचानकमार। तो और ये कौन से नंबर का है, 4थे नंबर का, यानी कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है। और कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई एमएसएमई के लिए कुछ समझौता हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है, इंडिया और यूएसए, यानी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ये समझौता हुआ है। कहाँ पे साइन हुआ है, ये न्यू दिल्ली में। किसके लिए समझौता हुआ है, एमएसएमई, एमएसएमई फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, उसके लिए ये समझौता हुआ है। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, इस स्लाइड में हमने देखा कि भाई ऑपरेशन तरंग शक्ति जो द्विवार्षिक होता है और उसका दूसरा फेज कहाँ चलाया गया है, जोधपुर में चलाया गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने देखा कि फ्लड वॉच इंडिया, बाढ़ के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा, और ये क्या करेगा, ये आपको बाढ़ आने के 7 दिन पूर्व ही उसकी सूचना दे देगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने देखा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, और इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व और रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है एमएसएमई के लिए समझौता। तो एमएसएमई के लिए समझौता इंडिया और यूएसए के बीच में किया गया है और न्यू दिल्ली में किया गया है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं कि भाई विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए आयोजित किए गए हैं। कहाँ के लिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए आयोजित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 90 सीट्स के लिए ये चुनाव हुआ है, 90 सीटों पर चुनाव हुआ है। 3 तारीख को हुआ है, एक तो 18 सितंबर को, फिर 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि जम्मू कश्मीर जब से 370 आर्टिकल हटा है और जम्मू कश्मीर हमारे लिए यूनियन टेरिटरी बनी है, उसके बाद ये पहला चुनाव है 370 धारा हटने के बाद। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हरियाणा। तो हरियाणा के लिए चुनाव हुआ है 90 सीट पर, और कब हुआ है, 5 अक्टूबर को। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई जो विधानसभा चुनाव है वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए, क्योंकि पहली बार आयोजित हुए हैं, कब आयोजित हुए हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। आपको याद ये रखना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कितनी सीट्स पर हुआ था, 90 सीट्स पर हुआ था। उसी तरीके से हरियाणा में भी कितनी सीटों पर चुनाव किए गए हैं आयोजित, 90 सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए हैं। और कब किए गए हैं, 5 अक्टूबर को किए गए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। कौन सा सम्मेलन, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024।
ये इसका चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का हाल ही में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, चौथा संस्करण। ठीक है, इसके बाद आता है युग युगीन भारत संग्रहालय। तो आपने पढ़ा होगा कि भाई न्यू दिल्ली में भारत मंडपम करके बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसी में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है ये। 1 से 3 अगस्त को न्यू दिल्ली में युग युगीन भारत संग्रहालय फ्रांस के सहयोग से बनाया गया। संग्रहालय मतलब क्या होता है, म्यूजियम होता है ना एक तरीके से। तो वो बनाया गया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में बनाया गया है। 1 से 3 अगस्त इसकी तारीख थी इनॉग्रेशन की। और ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, ये है हमारे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है। और किसके सहयोग से बनाया गया है, फ्रांस के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, तो विधानसभा चुनाव में आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के लिए 90 सीट पर हुए हैं, हरियाणा के लिए भी 90 सीट पर हुए हैं। जम्मू कश्मीर आपको स्पेशल याद रखना है क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहली बार चुनाव हुए हैं। ठीक है, फिर राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का पहला संस्करण था। युग युगीन भारत संग्रहालय जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है, फ्रांस के सहयोग से न्यू दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आता है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, तो ये भारत और वियतनाम का के सहयोग से या साझा सहयोग से संयुक्त उपक्रम है ये इन दोनों का। गुजरात के लोथल में बनाया गया है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो लाइट हाउस संग्रहालय बनाया गया है, दूसरा ओपन एक्वेटिक गैलरी, एक्वेटिक मछलियों के लिए यूज़ किया जाता है या जलीय जीवों के लिए यूज़ किया जाता है, तो ओपन एक्वेटिक गैलरी है ये। और एक बड़ा नौसेना संग्रहालय बनाया गया है। क्या क्या बनाया गया है, लाइट हाउस संग्रहालय, ओपन एक्वेटिक गैलरी और बड़ा नौसेना संग्रहालय। ठीक है, तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है वो भारत और वियतनाम के सहयोग से बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है, गुजरात के लोथल में बनाई गई है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे है आपका लाइट हाउस संग्रहालय, दूसरा ओपन एक्वेटिक गैलरी और तीसरा क्या है, नौसेना का बड़ा संग्रहालय। ठीक है, याद रह जाएगी बात। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन विश्वविद्यालय। तो एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है, जो लोग दृष्टिहीन है यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता उन लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है, उड़ीसा में बनाई गई है। और किसको आइडियल रख के बनाई गई है, तो भाई एक भीमाबाई नाम की व्यक्ति है जिनको आइडियल मानकर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो नेत्रहीन यूनिवर्सिटी यानी नेत्रहीन विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ बनाया गया है, उड़ीसा में बनाया गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है उड़ीसा में। ठीक है, फिर आती है रिज। तो रिज आपने देखी होगी भाई, महासागरों के नीचे जो बड़े बड़े महासागर होते हैं उनके नीचे चट्टानें जो पाई जाती है जो रिज के रूप में उभर के आ जाती हैं, उन्हें रिज कहा जाता है। ये 3 रिजें हिंद महासागर में अभी खोजी गई है। किसके द्वारा खोजी गई है, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा। किसने, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा। तो आपको तो 3 रिज के नाम याद रखने हैं। रिज का नाम है, पहली रिज है चंद्रगुप्त रिज, दूसरी रिज है अशोक सी माउंट और तीसरी है कल्पतरु रिज। कौन कौन सी, चंद्रगुप्त, अशोक और कल्पतरु। चंद्रगुप्त, अशोक और कल्पतरु। तो इसको केक से याद कर लेना। ऐसे ही वो भी याद करते हैं इंडियन हिस्ट्री में, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन इसी सीक्वेंस में होते हैं ना। सबसे पहले चंपारण आंदोलन होता है, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। तो वहाँ पे भी आपके ये केक कीवर्ड काम आ जाएगा। यहाँ पे भी आप इसको ऐसे याद कर लो, सी फॉर चंद्रगुप्त, ए से अशोक सी माउंट और के से कल्पतरु। तो 3 रिज खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है, 2 ही चीजें काम की हैं इसमें। कहाँ खोजी गई है, हिंद महासागर में। 3 रिज के नाम क्या है, केक, के से क्या है, के यानी सी से क्या है, तो सी से है चंद्रगुप्त, ए से क्या है अशोक सी माउंट और के से क्या है कल्पतरु। तो केक में ये भी ध्यान रखना भाई, केक की स्पेलिंग सी ए के ही होती है ना, के कैसे के नहीं होता, उस तरीके से इसको याद कर लेना। और एक चीज और ये याद रख सको तो रख लेना कि राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा के द्वारा ये खोजी गई है। ठीक है, फिर आता है सिंथेटिक नेचुरल गैस। सिंथेटिक नेचुरल गैस, एक तो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, और ये है सिंथेटिक नेचुरल गैस यानी कि एसएनजी। इसमें मीथेन का कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा होता है, वो है ये सिंथेटिक नेचुरल गैस। अब ये देखते हैं भाई ये करंट में क्यों है, तो ये इसलिए है कि एक तो है आपका गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक है आपका कोल इंडिया लिमिटेड। इन दोनों का ये जॉइंट एडवेंचर है यानी कि संयुक्त उपक्रम है। और ये कहाँ बनाया गया है, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। रानीगंज का नाम आपने काफी सुना होगा।
तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज में क्या बनाया गया है, सिंथेटिक नेचुरल गैस के लिए एक संयुक्त उपक्रम बनाया गया है, किस किस के द्वारा, गेल और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें सिर्फ आपको 3-4 चीजें हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद भारत और वियतनाम के सहयोग से बनी है। कहाँ बनी है, गुजरात के लोथल में बनी है। तीसरे नंबर पे क्या क्या चीजें बनी है, तो लाइट हाउस संग्रहालय है, एक ओपन एक्वेटिक गैलरी है, और तीसरा क्या है, बड़ा नौसेना संग्रहालय है। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन यूनिवर्सिटी, कहाँ बनाई गई है, उड़ीसा में बनाई गई है। तीसरे नंबर पे आता है भाई रिज कौन कौन सी है, तो रिज आपकी कितने तरीके की है, 3 तरीके की है। क्या किस नाम से हमने याद किया था, केक से याद किया था, सी से चंद्रगुप्त रिज, ए से अशोक सीमाउंट रिज, और के से कौन सी रिज थी, कल्पतरु रिज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि खोजा किसने, तो एक अनुसंधान केंद्र है गोवा का। फिर आता है सिंथेटिक नेचुरल गैस, तो सिंथेटिक नेचुरल गैस किस किस का संयुक्त उपक्रम है, जॉइंट एडवेंचर है, ये है आपका गेल का और कोल इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, कहाँ पे खोला गया है ये उपक्रम, ये खोला गया है रानीगंज वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसके बाद आता है सुजन्य भारत रैंकिंग फ्रेमवर्क, सुजन्य नहीं सुराज्य भारत रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि भारत में मतलब किसी स्टेट को सुराज्य यानी कि अच्छा राज्य बताने के बारे में रैंकिंग है ये रैंकिंग क्या बताएगी कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई काम किस किस कैटेगरी में, काम के लिए कोई कैटेगरीज होनी चाहिए, तो इसके अंदर कैटेगरीज है 4। एक तो है आपका एजुकेशन यानी कि शिक्षा, दूसरा है आपका समृद्धि, समृद्धि के बाद है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के बाद है सुशासन। 4 कंपोनेंट है, शिक्षा, समृद्धि, स्वास्थ्य और सुशासन। ठीक है, लेकिन जो अगस्त में रैंकिंग की गई है उसमें 3 पिलर्स को यूज किया गया है। पहले वाले 3 शिक्षा, समृद्धि और स्वास्थ्य, किसको छोड़ा गया है, गवर्नेंस यानी कि सुशासन को छोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई आपने रैंकिंग तो आप जारी करोगे 4 बेसिस पे, पर ये रैंकिंग जारी करेगा कौन, तो ये रैंकिंग जारी करेगा क्वालिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया। कौन करेगा, क्वालिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया ये रैंकिंग जारी करेगा। ठीक है, अब रैंकिंग में हमने ये 4 पिलर देखे, तो अब चारों पिलर में देख लेते हैं भाई कौन सा स्टेट फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में फर्स्ट आ रहा है हमारा यूपी, और यूटी में अगर देखें तो एजुकेशन में फर्स्ट आ रहा है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद हम हेल्थ की बात करें कि भाई स्वास्थ्य के नजरिए से सुराज्य कौन है, तो सबसे पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़, फिर है कर्नाटक, फिर केरल और फिर राजस्थान। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई राजस्थान कौन से नंबर पे है, 4थे नंबर पे, और पहले नंबर पे कौन है, छत्तीसगढ़ है। समृद्धि में अगर देखें तो सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है कर्नाटक और फिर आता है राजस्थान। ठीक है, तो ये 3 पिलर्स हैं, तीनों पिलर्स के फर्स्ट और राजस्थान की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। तो सुराज्य भारत रैंकिंग फ्रेमवर्क के कितने पिलर हो गए, 4 पिलर हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन। अगस्त वाली रैंकिंग जो कौन कर रहा है, क्वालिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया, उसने 4थे वाले यानी कि सुशासन वाले कंपोनेंट को नहीं लिया है। ठीक है, इन 3 कंपोनेंट में कौन सा राज्य फर्स्ट है, कौन सा यूटी फर्स्ट है, तो सबसे पहले आती है एजुकेशन, तो एजुकेशन में यूपी फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद अगर हम यूटी में देखें तो यूटी में आपका है न्यू दिल्ली। ठीक है, हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में कौन फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ फर्स्ट है और राजस्थान की स्थिति है 4थी। फिर हम बात करें समृद्धि की, तो समृद्धि में गुजरात फर्स्ट नंबर पे है और राजस्थान की स्थिति कौन सी है, 3री। ठीक है, फिर आता है जस्टिस के हेमा समिति, कौन सी समिति, जस्टिस के हेमा समिति। तो महिला ये जो समिति बनाई गई है, सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि कोई भी कमेटी बनाई जाती है तो कमेटी का कोई ना कोई एक गोल होता है, उसके लिए बनाई जाती है। तो इस कमेटी का उद्देश्य ये है कि भाई जो फिल्म इंडस्ट्रीज है यानी जो फिल्म उद्योग है उसके अंदर महिलाओं के साथ उत्पीड़न की कई बार खबरें आती हैं। पहले आपने देखा था मीटू कैंपेन भी चलाया गया था इनसे जुड़ा हुआ, तो उसी के लिए समिति बनाई गई है। और इसके लिए आप अगर देखो तो अगस्त के करंट अफेयर में दे रखा है कि एक मूवीज़ के अवार्ड जो मिलते हैं 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसमें एक मूवी को अवार्ड मिला है। उस मूवी में भी कुछ इसी तरीके की स्टोरी है, यानी कि जिसमें ये दिखाया गया है कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में विमेंस के साथ क्या क्या टॉर्चर होता है, उन चीज़ों पे वहाँ पे मूवी बनाई गई है। तो वही चीज़ें उसके अंदर भी हैं, तो उसी पे बेस्ड ये जस्टिस के हेमा समिति है। इसमें 2 मेंबर और है, केवी वत्सला और टी शारदा। कौन, केवी वत्सला और टी शारदा। ठीक है, महिला उत्पीड़न से रिलेटेड है, जो कि कहाँ पे होता है, फिल्म उद्योग में होता है। ठीक है, तो जस्टिस के हेमा समिति, के हेमा तो इसकी अध्यक्ष हैं, 2 मेंबर हैं इसके,
कौन कौन से मेंबर हैं? 2 मेंबर में है के बी वलसाला और टी शारदा, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आती है हमारी रामसर साइट्स। तो रामसर साइट्स में रामसर भूमि, आर्द्र भूमि को कहा जाता है, जो वेटलैंड्स एरिया होते हैं उनको रामसर साइट्स में इंक्लूड किया जाता है। तो इसके अंदर हम देखें तो अब तक टोटल 85 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? 85 रामसर साइट्स हैं, जिसमें अगर हम देखें तो जो इंडिया का जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबली देखें तो 3rd नंबर पे है। 1st नंबर पे तो आपका आता है ब्रिटेन, यानी कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। और 2nd नंबर पे आपका आता है मैक्सिको। 3rd नंबर पे आपका कौन आता है? इंडिया। और इंडिया में टोटल वेटलैंड साइट यानी कि जो रामसर आर्द्र भूमियाँ हैं वो कितनी है? 85 हैं। अभी हाल ही में करंट में ये इसलिए है क्योंकि 3 रामसर साइट्स इंडिया से और खोजे गए हैं, जिसमें से 2 तो तमिलनाडु से हैं और 1 है आपका मध्य प्रदेश से। तो दो तमिलनाडु से है। उसमें सबसे पहला तो आता है नंजरायण पक्षी विहार। नंजरायण पक्षी विहार, कौन सा विहार? नंजरायण पक्षी विहार। दूसरा है काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? काजुवेली। तो तमिलनाडु में क्या होता है, ऐसे याद कर लेना इसको, तमिलनाडु में काजू होता है तो उसको क्या लग जाती है? नज़र लग जाती है। तमिलनाडु के काजू को नज़र लग जाती है, तो तमिलनाडु में काजू यानी कि काजुवेली और नज़र लग जाती है यानी नंजरायण, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या है? तवा जलाशय। कौन सा जलाशय? तवा जलाशय। महाराष्ट्र राजस्थान के जस्ट पास में ही है। और राजस्थान में तो आपको पता ही है, इकोनॉमिक सर्वे में देखा होगा आपने कि 325 दिन धूप पड़ती है। साल के 365 में से 325 दिन धूप पड़ती है। वैसे भी उसका रीज़न है कि भाई आप उष्णकटिबंधीय रीजन में आता है राजस्थान, और उष्णकटिबंधीय रीजन क्या होता है? जिसमें सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है यानी सीधी। और राजस्थान के पास में कौन है? सॉरी, ये महाराष्ट्र है, एमपी नहीं है। नहीं, ये एमपी है, ये महाराष्ट्र नहीं है। इसको मैं आपको चेक करके बता देती हूँ एक बार। तवा जलाशय जो है वो एमपी का है शायद। तवा जलाशय आपका दे रखा है भाई मध्य प्रदेश में। ये मेरे से ही गलत लिख गया है यहाँ पे, सही बोल रही थी मैं। कहाँ पे है ये? एमपी में। तो आप इसको याद कर लेना, कहाँ पे है? एमपी में। तो इसको याद मैंने कैसे कराया था कि भाई राजस्थान के पास में ही आता है एमपी, है ना। और राजस्थान में तो धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो एमपी में भी उतनी पड़ेगी। तो कितनी पड़ेगी कि इंसान तवे जैसा हो जाता है तप के, ठीक है। तो एमपी में क्या हो गया? तवा जलाशय हो गया। और तमिलनाडु को आप कैसे याद कराया था मैंने कि काजू है, तमिलनाडु में काजू मिलता है जिसको क्या हो जाता है? नज़र लग जाती है। तो काजुवेली और नंजरायण, ठीक है। अब इसमें क्या क्या देख लिया हमने? तमिलनाडु में तो नंजरायण पक्षी विहार, काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, और एमपी में तवा जलाशय। टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 85 हैं। और जिसमें से इंडिया कौन सी पोजीशन पे है ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड देखें तो 3rd नंबर पे। 1st नंबर पे आपका ब्रिटेन है। 2nd नंबर पे आपका क्या आता है? मैक्सिको आता है, ठीक है। फिर आता है भाई लद्दाख में कुछ नए जिले खोजे गए हैं या नए जिलों को नाम दिया गया है। कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रास, ये आपने इंडियन ज्योग्राफी में देखे होंगे। जास्कर रिवर, नुब्रा वैली, द्रास, है ना। तो जास्कर, द्रास, शाम और नुब्रा। कौन कौन? जास्कर, द्रास, शाम और नुब्रा। तो इसको थोड़ा ऐसे याद कर लेना कि भाई नुब्रा और द्रास ये 2 लोग हैं, नुब्रा और द्रास। इसको बोल रहे हैं कि तू शाम को जा। नुब्रा दास है, उसको बोल रहे हैं शाम को तू जा। तो नुब्रा, द्रास, शाम और जास्कर। नुब्रा और दास, नुब्रा क्या है? दास है, तो उसको बोल रहे हैं तू शाम को जा। ऐसे करके इसको याद कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे देख लेना कैसे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आता है आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो भाई सबसे पहले बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? थोड़ा सा बताओ, सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। कब पारित किया गया था? 2006 में पारित किया गया था ना बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसमें विवाह की आयु को निर्धारित किया गया था कि भाई कितनी साल होगी विवाह की आयु। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है, कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है, उसने इस एक्ट में संशोधन कर दिया है और विवाह की उम्र 18 से कितनी वर्ष कर दी गई है? 21। देखो, जो बाल विवाह का 2006 का एक्ट है उसमें विवाह की उम्र दे रखी है कि भाई लड़कियों की, मेल की
और फीमेल की, तो फीमेल की तो 18 है और मेल की है आपकी 21। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है अभी, इन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित करके 2006 वाला जो पहले वाला एक्ट है इसमें संशोधन कर दिया, और संशोधन करके क्या बोला कि भाई जो ये फीमेल की एज 18 दे रखी है ना, ये अब से कितनी कहलाएगी, 21 कहलाएगी। तो मेन बात यही है। वैसे भी अभी सुप्रीम कोर्ट में बात इस चीज़ पे बात चली रही थी इस एक्ट को लेकर कि फीमेल्स की भी एज कितनी कर देनी चाहिए, 21 कर देनी चाहिए। तो ये सबसे पहले कहाँ कर दिया गया है, ये कर दिया गया है आपके हिमाचल प्रदेश में। एक्ट पारित करके इन्होंने एज कितनी कर दी है, इन्होंने एज कर दी है आपके 21 साल। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बाल विवाह निषेध अधिनियम। और है ना, देखो फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आप अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो। अब ये सोशियोलॉजी में काम नहीं आ सकता क्या? आ सकता है ना, कि बाल विवाह से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें लिख दिया कि भाई हाल ही में बाल विवाह निषेध अधिनियम में संशोधन करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं की आयु 18 से क्या कर दी गई है, 21 वर्ष कर दी गई है। तो थोड़ा आंसर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो करंट को भी यूटिलाइज करने की कोशिश करो आपके मेंस में। फिर आता है इंडिया फर्स्ट लाइफ। क्या इंडिया फर्स्ट लाइफ? तो ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, देखो इसको शॉर्ट बना रखा है GI, फाइनेंस का F, टेक का T, यानी गिफ्ट सिटी बनाई गई है। कहाँ पे? गुजरात गांधीनगर में बनाई गई है। क्या नाम है इसका? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यानी गिफ्ट सिटी। तो वो आपसे पूछ सकते हैं भाई इंडिया फर्स्ट लाइफ, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो गुजरात में गिफ्ट सिटी कहाँ बनाई गई है हाल ही में? तो गुजरात के गांधीनगर में बनाई गई है। ठीक है, फिर आता है आधार आधारित प्रमाणन। कौन सा प्रमाणन? आधार आधारित प्रमाणन। तो अभी ये यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए किया गया है कि भाई अभ्यर्थी जो पंजीकरण करते हैं, सबसे पहले तो क्या स्टेप्स होती है? सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद हमारी भर्ती होती है, भर्ती होने के बाद हमारा प्रशिक्षण होता है। इस तरीके के स्टेप्स चलते हैं। तो इन सारे स्टेप्स में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या किया गया है कि भाई आधार आधारित प्रमाणन वेरिफिकेशन किया जाएगा। किस पे बेस्ड? आधार, जो आपकी आधार आईडी होती है ना, 12 अंकों की आधार संख्या होती है या आधार कार्ड होता है, उसके हिसाब से आपका क्या किया जाएगा? प्रमाणन किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है राज्यसभा उपचुनाव 2024। कौन सा उपचुनाव? राज्यसभा का उपचुनाव। तो इसके अंदर कई सदस्य गए हैं कई जगह से। हमें मेनली याद रखना है कि भाई राजस्थान से या राजस्थान के आसपास में कहाँ से गए। तो राजस्थान में आपको मैंने करंट अफेयर में आपको याद हो तो पढ़ाया होगा, रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान की विधानसभा से वहाँ गए हैं राज्यसभा के सांसद बनने। ठीक है, तो ये रहे रवनीत सिंह बिट्टू, कहाँ पे से? राजस्थान पे से गए हैं ये। ठीक है, दूसरा है हरियाणा का, और देख लो अगर याद करना है तो कौन है? किरण चौधरी। कहाँ से? हरियाणा से। कौन है? किरण चौधरी। कहाँ से? हरियाणा से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या देखना है भाई? बाल विवाह निषेध अधिनियम कहाँ पारित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। और आयु कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, और किस में संशोधन कर दिया गया है? जो इसका पुराना वाला एक्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई जो गिफ्ट सिटी है ना, गिफ्ट सिटी कहाँ बनाई गई है? गिफ्ट सिटी आपकी बनाई गई है, ये बनाई गई है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? गिफ्ट की फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, फिर आता है आपका आधार आधारित प्रमाणन। ये किसके लिए कर दिया गया है? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कर दिया गया है। ठीक है, फिर आता है राज्यसभा उपचुनाव। तो राज्यसभा उपचुनाव में 2 लोग आपने याद किए, रवनीत सिंह बिट्टू तो कहाँ से? राजस्थान से, और किरण चौधरी कहाँ से? हरियाणा से। ठीक है, इसके बाद आता है क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र। कौन सा केंद्र? क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र। तो क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र, देखो नाम से पता चल रहा है कि रीजनल, ये जो समुद्री प्रदूषण है, समुद्र में प्रदूषण कैसे होता है कि आपने वो पढ़ा है कि वो समुद्र में तेल फेंक देते हैं तो उसको सोखने के लिए फिर वो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टॉवल्स का यूज़ किया जाता है। तो वही है कि जो समुद्र में प्रदूषण फैल जाता है, जो तेल फैल जाता है, उससे रिलेटेड है मेनली। तेल रिसाव को, जो ऑयल निकालते वक्त तेल रिसाव अगर हो जाता है तो अगर वो ऑयल समुद्र में रह जाएगा तो उसके जो जलीय जीव है उनमें भारी मात्रा में नुकसान पाया जाएगा, क्योंकि तेल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और आपको पता है ये जो जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं,
वो पानी के अंदर ही सांस लेते हैं, तो उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और वो मर जाएंगे। तो पानी का प्रदूषण दूर करना बहुत ज़रूरी है, मेनली समुद्र का, जहाँ पे जलीय जीव रहते हैं। तो समुद्री जो जीव हैं उसमें जब अपन ऑयल वगैरह या गैसेस वगैरह वहाँ से निकालते हैं तो उसमें जो तेल का रिसाव हो जाता है, उससे होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया है क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र। इसका उद्घाटन किसने किया था? राजनाथ सिंह। ये हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कौन? राजनाथ सिंह। इन्होंने किसका उद्घाटन किया है? क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र का। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल। कौन सा पोर्टल? राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल। तो इसमें MBBS डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन को लेकर बनाया गया ये पोर्टल। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, आप बस इतना ही ध्यान रख लेना। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल किसके लिए है? ये है MBBS डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, फिर आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक विभाग बनाया गया है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए। ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक है, ये क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि भाई जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाना। स्टैंडर्ड्स इन द सेंस यानी कि जैसे होता है ना कि भाई स्टैंडर्ड है, जैसे अब आप RAS का फॉर्म भरने जाओगे तो इसका कुछ स्टैंडर्ड है कि भाई आपकी एज जो है वो इतनी होनी चाहिए, आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ये क्या है? इसके स्टैंडर्ड्स है। इसी तरीके से ये क्या करेंगे? ये स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करेंगे। किसके लिए प्रिपेयर करेंगे? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स की तरफ से एक नया डिपार्टमेंट बनाया जो इनसे जुड़े हुए मुद्दों के लिए मानक तैयार करेंगे। तो ये भी भाई आपका काम का है। इकोलॉजी के कई क्वेश्चन आते रहते हैं, इस बार भी आया था, ओजोन लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक ओजोन लेयर के बारे में क्वेश्चन आया था, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था साइंस में। तो आप इस तरीके की चीज़ें डालोगे तो अच्छा रहेगा। और एक और बात बताऊँ आपको, साइंस में तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, जब पिछली बार जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था और मेंस जो दिया है, मतलब 2023 वाला ही, तो इसमें हमने करंट में पढ़ा था कि भाई जो DNA की जो वैक्सीन्स हैं, कोरोना के समय वैक्सीन्स लग रही थी, तो DNA आधारित कोरोना वैक्सीन आई थी जाइकोव डी। अब उन्होंने इस बार मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया 2 नंबर का कि DNA आधारित वैक्सीन का नाम बताओ। अब जिन्होंने उस वक्त करंट अफेयर पढ़ा था और उसको अच्छे से अगर स्टडी में अपने यूटिलाइज करते रहे वो समय के साथ, उन्होंने तो लिख दिया होगा, बाकी नहीं लिख पाए होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये करंट जो था ना, ये शायद 2023 में एग्ज़ाम हो गया था, अक्टूबर में एग्ज़ाम हो गया था, तो ये करंट होगा लगभग जुलाई अगस्त समथिंग का, और अभी एग्ज़ाम हुआ है नेक्स्ट जुलाई में। तो 1 साल का करंट अफेयर तो कोई नहीं पढ़ के जाता पिछले, क्योंकि मेंस में मैटर इतना सारा हो जाता है कि वो कवर कर लें वही बहुत है। मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 महीने का करंट अफेयर ही लोग पढ़ पाते हैं। पढ़ना तो हालांकि 7-8 महीने का चाहिए, पर पढ़ इतना ही पाते हैं। तो मगर अगर आपने, जैसे अभी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आप इसको याद रखो। ऐसे मत पढ़ो कि भाई बोझ है, अभी पढ़ा, प्री दिया और भूल गए, ऐसे मत पढ़ो। आप इसको ऐसे पढ़ो कि हमें इसको मेंस में यूज़ करना है, हमारा आंसर राइटिंग को अच्छा करना है, तो आपको उसी तरीके से याद रहेगा। और ये याद रह गया होता तो 2 नंबर फ्री के थे ना, नाम ही तो लिखना था जाइकोव डी, सिर्फ नाम लिखना था। उन्होंने यही पूछा था कि पहले DNA आधारित वैक्सीन का नाम क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर फ्री के थे, पर याद रहे तब होता वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से करंट को अपनी आत्मा में बसाना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट वाइज, तब जाके आप वैल्यू एडिशन कर पाओगे। इसके बाद आता है डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा। क्या? डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा। तो डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा जो है, देखो नाम से पता चल रहा है, यानी कि हेल्थ एजुकेशन जो है उसको डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण 2 लोगों को ने मिलकर बनाया है इसको। किस किस ने? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, दूसरा महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो इन्होंने मिलकर बनाया है डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा कि भाई डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को डेवलप किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को, यानी कि जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनमें डिजिटलाइजेशन को डेवलप किया जाएगा, कि उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या डिजिटलाइजेशन करके कैसे डेवलप किया जाए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है राष्ट्रीय टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स। तो ये नेशनल टास्क फोर्स जो बनाई गई है,
ये बनाई गई है DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? ये सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ठीक है, यानी सिक्योरिटी के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। और इसके अंदर कुछ तो मेंबर्स हैं और कुछ इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। तो इसके मेंबर्स मैं आपको भी बता देती हूँ, एक सेकेंड। इसके मेंबर्स हैं, एक तो सर्जन वाइस, एडमिरल आरती सरीन, ठीक है। दूसरे नंबर पे हैं डी नागेश्वर रेड्डी। तीसरे नंबर पे हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। चौथे नंबर पे है सौमित्र रावत। पांचवें नंबर पे है पल्लवी सापले। ठीक है। छठे नंबर पे हैं एम श्रीनिवास। फिर आता है गोवर्धन दत्तपुरी। फिर आती हैं डॉक्टर अनीता सक्सेना। फिर आते हैं पद्मा श्रीवास्तव। ठीक है। तो इसके कौन कौन से मेंबर हैं? इसके सबसे पहले मेंबर तो है सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन। दूसरे मेंबर है नागेश्वर रेड्डी। तीसरे मेंबर है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। पांचवें मेंबर है सौमित्र रावत। छठे मेंबर हैं पल्लवी, ठीक है, पल्लवी सापले। सातवें मेंबर ये हैं। और इसमें है क्या, देखो मेनली ये है चिकित्सकीय जो पेशेवर होते हैं, यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर्स ही होते हैं। तो डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रह गया, शायद चिकित्सकीय पेशेवरों के लिए है ये। ठीक है। तो डॉक्टर से रिलेटेड है ये कमेटी DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। इसमें कुछ मेंबर्स हैं, आपको पूरे याद नहीं करने, पर नाम थोड़ा सा आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो देखो आरती सरीन, नागेश्वर रेड्डी, प्रतिमा मूर्ति, सौमित्र रावत, पल्लवी सापले, एम श्रीनिवास, गोवर्धन दत्तपुरी, अनीता सक्सेना और पद्मा श्रीवास्तव। थोड़ा थोड़ा आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद इसके कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर है, तो ये आप याद कर लेना। तो एक तो है भारत सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी एक पोस्ट होती है भारत सरकार में, तो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो जैसे यहाँ पे होते हैं राजस्थान में CS कैबिनेट सेक्रेटरी, पहले मधुकर गुप्ता थी, है ना। और अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? अभी नए बन गए हैं, जिन्होंने जब आपके ये RAS का मेंस के बारे में बात चल रही थी तो वही थे उस वक्त, नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा। सुधांशु पंत, हाँ सुधांशु पंत है चीफ सेक्रेटरी। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी चीफ सेक्रेटरी होता है जो मेन PMO को हेड करता है। यहाँ पे तो CMO को, वहाँ पे PMO को, तो वो होगा इसके अंदर। दूसरा होगा संघीय गृह सचिव, ठीक है। तीसरा होगा संघीय स्वास्थ्य सचिव, संघीय स्वास्थ्य सचिव, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अध्यक्ष। कौन? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष होंगे। और उसके बाद होंगे राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष। राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष तो आपको याद रखना है, एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी, एक संघीय गृह सचिव, एक संघीय स्वास्थ्य सचिव, एक संघीय चिकित्सा आयोग अध्यक्ष, एक संघीय परीक्षक बोर्ड अध्यक्ष, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग होंगे। और इन्होंने क्या बनाया? राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाया। किसकी अध्यक्षता में? DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। किसके लिए? चिकित्सकीय पेशेवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया, ठीक है। हाँ तो भाई इसके बाद हम, ये पता नहीं क्या लग गया है। तो ये हमारा करंट अफेयर था अगस्त का, नेशनल वाला कुछ जो बचा हुआ था। इसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करेंगे और मैं अब इसी तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी।
आप उनको पढ़ के फटाफट से करंट अफेयर याद कर सकते हो। बेटर ये रहेगा कि आप साथ ही करंट अफेयर को मतलब चलती क्लास में ही आप साथ के साथ बोल बोल के याद करो, तभी ये चीज़ें याद होती हैं, क्योंकि करंट अफेयर बहुत सारा है। ठीक है, तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।